नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं लेखक अशोक मित्रन के साथ। वो हमें ले जाएंगे एक पुराने दौर के मशहूर साउथ इंडियन फिल्म स्टूडियो की अजीब और मजेदार दुनिया में। ये कहानी है जेमिनी स्टूडियो की, जहां हर दिन एक नया तमाशा होता था। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। ये लाइन ही काफी है जेमिनी स्टूडियो के उस बिल्कुल ही अलग लार्जर देन लाइफ माहौल को समझने के लिए, कि वहां की मेकअप टीम जो राष्ट्रीय एकता की मिसाल थी, किसी भी ठीक ठाक दिखने वाले इंसान को एक भयंकर लाल रंग के राक्षस में बदल सकती थी। तो स्वागत है आपका जेमिनी स्टूडियो में, एक ऐसी जगह जहां की सबसे फेमस चीज थी पैनकेक मेकअप। अरे ये मेकअप कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, इसके ट्रक के ट्रक भर कर आते थे। ग्रेटा गार्बो से लेकर वैजंती माला तक सबने इसे इस्तेमाल किया था। और इसे लगाया जाता था एक ऐसे कमरे में जो इतनी तेज लाइटों के वजह से किसी आग की भट्टी से कम नहीं लगता था। तो इस स्टूडियो में सिर्फ मेकअप ही अजीब नहीं था, यहाँ के लोग, यहाँ के किरदार, वो भी एक से बढ़कर एक थे। चलिए शुरुआत करते हैं मेकअप डिपार्टमेंट की ही अजीब सी हिरार्की से। देखिए, मेकअप रूम में एक गजब का लेकिन बहुत ही सख्त सिस्टम था। सबसे ऊपर चीफ मेकअप मैन, जो मेन हीरो हीरोइन को संभालता था। उसके नीचे सीनियर असिस्टेंट, जो सेकंड हीरो हीरोइन को देखता था। फिर जूनियर असिस्टेंट, जिसका काम कॉमेडियन को तैयार करना था। और इस पूरे लिस्ट में सबसे नीचे था बेचारा ऑफिस बॉय, जिसका काम था भीड़ में खड़े एक्टर्स के चेहरों पर मेकअप पोतना। अब ये ऑफिस बॉय नाम का तो लड़का था, पर असल में 40 साल का एक मायूस कवि था। सपने थे बड़े बड़े राइटर डायरेक्टर बनने के, पर किस्मत ने उसे कहाँ लाके खड़ा कर दिया, भीड़ के चेहरों पर पेंट पोतने के लिए। और अपनी इस हालत का जिम्मेदार वो सिर्फ एक इंसान को मानता था। और यहीं पर कहानी का असली मजा है। एक तरफ था हमारा ऑफिस बॉय, बेचारा मायूस, जिसे लगता था कि उसका टैलेंट बर्बाद हो रहा है। और दूसरी तरफ था उसका सबसे बड़ा दुश्मन, कोथामंगलम सुब्बू। अब सुब्बू की तो बात ही अलग थी। स्टूडियो में नंबर 2 की पोजीशन, हमेशा हंसमुख, वफादार और टैलेंटेड। मतलब क्या नहीं थे वो? कवि, नॉवेलिस्ट, शानदार एक्टर, एक जीनियस जो बस फिल्मों के लिए ही बना था। पर रुकिए, ये अजीबो-गरीब किस्से सिर्फ मेकअप रूम तक ही नहीं थे, ये तो पूरे स्टूडियो में फैले हुए थे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं स्टोरी डिपार्टमेंट के एक और नायाब नमूने से। तो किस्सा कुछ यूं है। स्टोरी डिपार्टमेंट में एक वकील साहब भी काम करते थे। एक बार एक एक्ट्रेस, जो टैलेंटेड तो बहुत थी पर गुस्से की बड़ी तेज थी, सेट पर सबके सामने चिल्लाने लगी। हमारे वकील साहब ने क्या किया? चुपचाप टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया, और जैसे ही वो एक्ट्रेस सांस लेने रुकी, उन्होंने वही रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। अपनी ही आवाज सुनकर वो एक्ट्रेस ऐसी शॉक हुई कि उसका शानदार करियर वहीं पर खत्म हो गया। सोचिए, एक रिकॉर्डिंग से करियर खत्म। अब साल था 1952 और स्टूडियो में एक और अजीब मेहमान आए, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। ये एक इंटरनेशनल ग्रुप था जो कम्युनिज्म के खिलाफ था, और जेमिनी स्टूडियो वालों को कम्युनिज्म से सख्त नफरत थी। वो इसे भगवान को न मानने वाला मानते थे। तो बस दोस्ती पक्की हो गई। इस ग्रुप ने जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर नाम के 2 नाटक भी किए, और उन नाटकों के सेट्स और कॉस्ट्यूम्स इतने शानदार थे कि तमिल थिएटर पर सालों तक उनका असर रहा। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है एक असली रहस्य की, एक पहेली जो थी एक अंग्रेज कवि के बारे में। एक ऐसा कवि जो बहुत सीरियस था, बिल्कुल अंग्रेज था, और जिसे कोई जानता तक नहीं था। सोचिए, स्टूडियो का पूरा स्टाफ, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। भाई, उन्होंने कवियों के नाम पर वर्ड्सवर्थ या टेनिसन का नाम सुना था, ये कौन था? किसी को कोई अंदाजा नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि भाई, एक अंग्रेज कवि जेमिनी स्टूडियो में क्या कर रहा है? एक ऐसा स्टूडियो जो बिल्कुल आम लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाता था, जिनका इंग्लिश पोएट्री से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और फिर उसने बोलना शुरू किया, और जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई। उनका जो एक्सेंट था, जो बोलने का अंदाज था, किसी के पल्ले एक शब्द नहीं पड़ा। पूरी की पूरी ऑडियंस बस चुपचाप हैरान परेशान बैठी रही। पूरा 1 घंटा, 1 घंटे तक ये सब चला। और जब वो चले गए तो अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसा रहस्य जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब हैरान थे, और शायद वो कवि खुद भी सोच रहा होगा कि वो कहाँ आ गया। तो ये पहेली सालों तक एक पहेली ही बनी रही। फिर कई साल बाद अचानक हमारे लेखक अशोक मित्रन के हाथ कुछ सुराग लगे, और धीरे धीरे ये पूरी गुत्थी सुलझने लगी।
पहला सुराग मिला ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में। वहां लेखक की नजर पड़ी एक मैगजीन पर जिसका नाम था द एनकाउंटर। उसमें एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट का ऐलान था। बस और जानने की इच्छा में उन्होंने मैगजीन उठाई और जैसे ही उन्होंने मैगजीन खोली, उनकी नजर पड़ी एडिटर के नाम पर। नाम था स्टीफन स्पेंडर। बस दिमाग की बत्ती जल गई। ये तो वही कवि थे। इतने सालों बाद उस रहस्यमयी कवि का नाम सामने आ चुका था। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। असली फाइनल क्लू मिला एक फुटपाथ पर, जहां 50 पैसे में एक पुरानी किताब बिक रही थी। किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। इसमें 6 बड़े लेखकों के एसेज थे कि कैसे वो कम्युनिज्म की तरफ गए और फिर कैसे उनका मोह भंग हुआ। और उन 6 लेखकों में से एक कौन था? जी हाँ, स्टीफन स्पेंडर। अब सारी तस्वीर साफ हो रही थी। जरा इन घटनाओं को जोड़कर देखिए। 1952 में एंटी कम्युनिस्ट एमआरए आर्मी का स्टूडियो में स्वागत होता है। कुछ ही महीनों बाद स्टीफन स्पेंडर, जिन्होंने कम्युनिज्म को खुलेआम नकारा था, वो स्टूडियो आते हैं। और फिर सालों बाद लेखक को पता चलता है कि स्पेंडर का नाम एक एंटी कम्युनिस्ट किताब से जुड़ा है। और बस रहस्य सुलझ गया था। जेमिनी स्टूडियो के बॉस एसएस वासन साहब को स्पेंडर की शायरी या कविता में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनकी दिलचस्पी थी स्पेंडर की पॉलिटिक्स में, उनके एंटी कम्युनिस्ट विचारों में। जैसा कि लेखक खुद कहते हैं, जेमिनी स्टूडियो के बॉस का स्पेंडर की कविता से शायद कोई लेना देना न हो, पर उनके उस भगवान से जरूर था जो फेल हो गया था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो बड़ी बड़ी घटनाएं देखते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि उनके पीछे का असली मकसद कुछ और ही होता है। कोई ऐसी विचारधारा, कोई ऐसा छिपा हुआ मोटिव जो हमें कभी नजर ही नहीं आता।